बाजार के बिग पिक्चर समझने का। और हमारे साथ आज हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। अपॉलॉजीज, थोड़ा लेट आ रहे हैं आपके पास, एक मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, लेकिन पहले इसी पे बात कर लेते हैं। आप स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट शायद ना करें, लेकिन ये जो पॉलीकैब और बाकी इस तरीके की जो रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनियां हैं, इनके नंबर्स शानदार रहे हैं और ये क्लियरली एक बता रहा है कि इकॉनमी में एक मोमेंटम तो है। क्या यहाँ पर अभी भी पोर्टफोलियो में पोजीशंस बनाने की जगह होगी? हेलो। सुनाई दे रहा है? हाँ, आपको सुन रही है मेरी बात सुनील जी? हाँ हाँ जी। नहीं, आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि क्या है ना, देखिए, जो इंटरेस्ट रेट्स हाइक हुई है, ईएमआई बढ़ गई है, इसके कारण एक कंसर्न था कि शायद हाउसिंग का डिमांड, रियल एस्टेट का डिमांड घटेगा। बट एक्चुअली रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखें, बहुत हाई प्लस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स सोल्ड आउट हो रहे हैं घंटों में। उसके अलावा कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में भी बहुत बड़ा अपमूव दिख रहा है। तो इससे हम मान सकते हैं कि क्या है ना, कि वर्ल्ड के मेजर्स भी जब इंडिया को शिफ्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस को बुक कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही है। और इस चीज के कारण रियल एस्टेट से संबंधित, जैसे आपने कहा एक कंपनी के नाम, उनके डिमांड में भी बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक्स भी बेहतर दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का भी फोकस इस लास्ट ईयर में, इलेक्शन के पहले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे होगा। तो कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट नेचुरली अमंग द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स है। और अगले साल के मे बी वोटर अकाउंट में ज्यादा वो अपना अनाउंसमेंट्स नहीं कर पाएंगे, मगर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो भी शॉप्स है वो परसीव नहीं होते हैं कि डायरेक्टली एक वोट बाइंग की तरह। तो एक कंटिन्यूड सपोर्ट रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उस हिसाब से आधार हाउसिंग और ये सब। तो मेरे ख्याल में अभी भी रियल एस्टेट में दम है, और वो हमारे पोर्टफोलियो में भी ओवरवेट कंडीशन में है, ये याद रखने की जरूरत है। और सिक्लिकलिटी देखिए, पिछले महीने आपने देखा कि बॉम्बे में रजिस्ट्रेशंस लाइफ टाइम हाई में थी। बिना बिना ये बात थी कि उन्होंने 2% का स्टैंप ड्यूटी कुछ महीने पहले किया था, उससे भी बेहतर रजिस्ट्रेशन आए हैं। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक पॉकेट्स में रियल एस्टेट का बहुत बढ़िया एक मूव अभी भी जारी है। और शायद ये और एक फैक्टर कह रहा है कि पोस्ट कोविड की जो जीडीपी पर कैपिटा में जो बढ़त हुई है, वो ज्यादातर सेविंग्स में जो अलोकेट हो रही है। तो म्यूचुअल फंड को एक हिस्सा आया ही, मगर मेरे ख्याल में लोग इन्वेस्टमेंट थ्रू रियल एस्टेट, यानी थ्रू होम लोन्स एंड प्रॉपर्टी लोन्स भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल एक मैं समझता हूँ कि माहौल ठीक है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। एंड उनके संबंधित जो सप्लायर्स है, सो सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, वायर्स, केबल्स, ये सब के लिए मैं समझता हूँ कि ऑर्डर बुक्स आने वाले दिन में अच्छे होंगे। ओके सुनील सर, अच्छा, बैंक निफ्टी क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, महज 150 अंकों का फासला रह गया है। और सेम इज द केस विद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, अपने करियर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी मार्केटेड करता हूं। सुनील सर, ये पॉज के बाद, इस बार के पॉज के बाद सबसे सुपर स्विंग देने वाली, स्ट्रॉन्ग स्विंग देने वाली एनबीएफसीज रही हैं। आपको क्या लगता है, मैं अगले 3 महीने 4 महीने अभी डोमिनेट करेगा एनबीएफसी? हाँ, मैं सोचता हूँ ये एनबीएफसी और कुछ गिने चुने बैंक्स भी। और इसका ये कारण है कि एक, ये सेक्टर जो है नॉट एक्सटर्नल ओरिएंटेड है। अब एक वर्ल्ड की स्लोडाउन की स्थिति में क्या हो रहा है ना, कि ग्लोबल मेटल्स, जैसे ग्लोबल सिक्लिकल्स कहते हैं, आईटी, फार्मा, ये सब थोड़े दबाव में रहेंगे, कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दबाव में रहेगा। और बैंक्स प्योरली डोमेस्टिक प्ले, ये नंबर वन, ये याद रखना। सेकंड, मार्केट की जो ये रीसेंट बढ़त हुई है, आप देख रहे हैं कि करीबन 20-30 हजार करोड़ एफआईएस की वापसी हम इस महीने देख रहे हैं। अब एफआईएस आते हैं तो ज्यादातर लार्ज और लार्ज मिड कैप स्पेस में निवेश करते हैं, और उधर फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स का इंडेक्स में ही करीबन 35% का वेट है। और उन वो क्या है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स आउटसाइड इंडिया जो एलोकेट कर रहे हैं, वो इंडेक्स के अंदर भी इन सेक्टर्स को ओवरवेट कर रहे हैं जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। तो मैं कहूंगा कि एक अनड्यू अलोकेशन हो रहा है ओवरवेट स्टेटस के कारण बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो भी एक लार्ज एंड मिड कैप स्पेस में, आपको बीएफएसआई स्पेस में जो भी है, उसको ज्यादा बाइंग हो रही है, इसलिए उनकी वैल्यूएशंस और बाउंस बैक भी अच्छी तरह हो रहा है। और रिजल्ट सीजन में भी आप देखें, बैंक्स
पिछले क्वार्टर में भी और इस क्वार्टर में भी नंबर्स, निम्स उनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और एनबीएफसीज के लिए भी फाइनेंसिंग अब आसान हो गया है, क्योंकि बैंक्स आर मोर देन विलिंग टू लेंड टू एनबीएफसीज। सो उनके लिए भी एक फाइनेंसिंग का कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। और ग्राउंड लेवल में वो भी अपना बिजनेस मॉडल खाली रिटेल से अब आके क्या हो रहा है कि दे आर शिफ्टिंग इनटू हाउसिंग, दे आर शिफ्टिंग इनटू थोड़ा कॉर्पोरेट एसएमई लेंडिंग। सो एनबीएफसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि सिचुएशन अच्छा है, क्योंकि बैंक्स फुल सेगमेंट को केटर नहीं कर सकती है। सिमिलरली फाइनेंशियल सर्विस की बात करो, नॉन लेंडिंग में भी वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस में भी थोड़ा करेक्शन जो हुआ है उसके बाद बाउंस होने के लिए, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा की ग्रोथ की बात है, तो नेचुरली सेविंग्स का भी अलोकेशन आपको एक वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स में दिखते हुए दिख रहा है। तो मेरे लिए ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस स्ट्रॉन्ग बाई की स्टेटस में ही है। ओके, अच्छा सुनील जी, आईटी में अब बाय करने का समय आ गया है क्या, अगर पेन रहे भी अगर अगले 3-6 महीने तो? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में कहूंगा ओवरऑल बाई का सिचुएशन अभी आया नहीं है, बट मानते हैं कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स में करेक्शंस ज्यादा हुए हैं। और क्या है कि माहौल आईटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट कोविड फेज में एक बहुत बड़ा बूम सामने दिख रहा था, उसके कारण आईटी के वैल्यूएशंस बहुत बढ़ गए थे। अब जो करेक्शन हुआ है वो एक नॉर्मलाइजेशन करेक्शन है, कि अभी भी पेन बाकी है जरूर, मगर क्या है कि डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट लेवल ऑफ करेक्शन हुआ है। सेकेंड, एक रिसेशन स्लोडाउन के माहौल में बाइंग कंपनीज जो अमेरिका में होती है या यूरोप में होती है, वो भी अपना कॉस्ट रिडक्शन के लिए शॉपिंग करती है अमंग वेरियस आईटी कंपनीज। तो यहाँ पे भी आप कुछ आईटी कंपनीज जिसका कॉस्ट स्ट्रक्चर लो हो, जो क्विक ऑन द अपटेक है, उनका मार्केट शेयर अब बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि पोजिशनिंग शायद थोड़ा मैं नेगेटिव या आउटलुक में अंडरवेट रखूं, फिर भी गिने चुने स्टॉक्स में मेरी बाइंग की कोशिश होगी, बाय ऑन डिप्स की कोशिश होगी। तो मैं ओवरऑल समराइज करूंगा कि आईटी न्यूट्रल है, ब्लाइंड बाई नहीं है, बट गुड क्वालिटी कंपनीज को खरीदने के लिए ये अच्छा एक मौका है, बिकॉज ये स्लो डाउन परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन ये वापस आएगा। और ये एफआईएस की दिलपसंद सेक्टर है, क्योंकि वो बाइंग कंपनीज को अच्छी तरह जानती है, तो क्लोजली वो फॉलो करेंगे। और एक जो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस का वैल्यूएशन एक लेवल पे आता है, तो जरूर स्ट्रॉन्ग बाइंग गिने चुने स्टॉक्स में देखेंगे। तो एक वेटेज में न्यूट्रल कहूंगा, मगर स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग भी हो सकता है। जी हाँ, चलिए सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली इस अर्निंग सीजन के अगर आप देखें अंतिम पड़ाव में आपने कमेंट्स रखे, आपने बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब आपकी स्क्रीन पे इंडस्ट्रीज लेके आते हैं। इट्स 18